नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग दिग्गज एक्सिस बैंक के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप सभी ने देखा, आज एक गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखाई दी थी मार्केट में, और जहां मार्केट खुला वहां से कुछ देर भी मार्केट टिक नहीं पाया नीचे के लेवल पे, और शानदार रिकवरी जो थी निचले लेवल से मार्केट में देखने को मिली और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे जाके लगभग 14,200 के आसपास निफ्टी बंद हुआ। और आज के दिन का अगर लीडर कोई था निफ्टी में जो कि मार्केट को सामने से लीड करता हुआ दिखाई दिया, वो स्टॉक था एक्सिस बैंक का। एक तगड़ा जो ब्रेकआउट है चार्ट्स पे वो आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो कैंडल है बहुत ही बुलिश कैंडल आज की बनती दिख रही है। जहां इसने ओपन किया वहीं इसने लो बनाया और वहां से कंसिस्टेंट बाइंग जो थी वो आती हुई दिखाई दी। आज सभी को लग रहा था कि क्या मार्केट में टॉप बन जाएगा और उसके बाद मार्केट में गिरावट का सिलसिला चालू हो जाएगा, क्योंकि कल रात को अमेरिकी बाजार जिस तरीके से गिरे थे सभी को ये उम्मीद थी कि आज शायद बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका जस्ट उलट हुआ, जहां मार्केट में थोड़ी सी डिप आई वहां पे सस्टेन बाइंग जो थी आती हुई दिखाई दी, और आज यहाँ पे एक तगड़ा जो ब्रेकआउट था इस स्टॉक में वो आता हुआ दिखाई दिया। लगभग एक डेढ़ महीने के बाद यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 नवंबर के दिन इस स्टॉक ने अपनी हाईएस्ट क्लोजिंग जो थी वो दी थी लगभग 636 रुपए के आसपास। तो वो लेवल जो है लगभग लगभग डेढ़ महीने से पार नहीं हो रहा था, और आज एक तगड़े वॉल्यूम और तगड़े लेवल को इसने आज पार किया। पिछले एक महीने डेढ़ महीने से ये एक रेंज में फंसा हुआ था, लगभग 635 अपर रेंज की अगर हम बात करें, और लोअर रेंज की अगर हम बात करते हैं तो 580 रुपए के आसपास में ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं नीचे में फंसा हुआ था। लगभग 40-50 रुपए की रेंज में ही इसने पूरा एक डेढ़ महीना निकाल दिया। पूरे दिसंबर नवंबर सीरीज जो थी वो यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दी। लेकिन अब जिस तरीके से एक तगड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो दोस्तों टारगेट है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस हाई के आसपास के आपको बनते हुए दिख सकते हैं, जहां पे ये स्टॉक कामकाज कर रहा था गिरावट से पहले, यानी कि पिछले साल जब ये फरवरी के आसपास में 700, सवा 700, 750 के लेवल के आसपास हुआ करता था। तो ये स्टॉक भी अब उस लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ से जो टारगेट से दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें लगभग 10 से 15% के ऊपर बन सकते हैं। कहीं ना कहीं अच्छे खासे जो लेवल्स हैं इसमें देखने मिल सकते हैं। 750 तक के जो इसके अपर टारगेट, जहां पे इसने बहुत लंबा कंसोलिडेशन किया था और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला और एक तेज गिरावट जो कोरोना वायरस के कारण आती हुई दिखाई दी थी वो देखने को मिली थी। तो अभी बैंकिंग दिग्गज में आप सभी ने देखा, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन सभी दो बड़े दिग्गज बैंकों ने नए हाई लगा दिए, अपने नए हाई को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये दो दिग्गज बैंक ऐसे थे जिन्होंने अभी तक अपने प्रीवियस हाई को भी यहाँ पे टच नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अब इन दो बैंकों में एक अच्छा खासा रुझान जो है आगे की तरफ देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से पिछले कई महीनों तक ये स्टॉक एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ था, आप देख सकते थे लगभग 525 अपर साइड में, और नीचे की तरफ लगभग 350 रुपए के लेवल पे ही स्टॉक कहीं ना कहीं कामकाज किया। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आया था अक्टूबर के महीने में, उसके बाद स्टॉक बहुत अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लेकिन क्या सवाल उठता है कि इस लेवल पे भी बाइंग करना सही होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे 400-500 रुपए के लेवल पे यहाँ पे एक्यूमुलेट किया होगा तो वो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट पे होगा। लेकिन अब सडनली 650 के लेवल पे यहाँ पे बाइंग करना, और जिस तरीके से मार्केट में लगभग सभी को ये डर है कि करेक्शन कभी भी आ सकता है, हालांकि वो आ नहीं रहा है ये बात अलग है, लेकिन करेक्शन आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है, छोटा होएगा बड़ा आएगा, एक साइजेबल करेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज मानने वाली है कि यहाँ पे कोई भी करेक्शन आएगा यहाँ पे 5 से 10% का, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं फिर से रिवर्स होने की कोशिश करेगा, क्योंकि बुल मार्केट में करेक्शन शार्प आएंगे हमेशा से, और हमेशा ही आप लोगों को उस चीज का डर बना रहेगा। उस चक्कर में आप कभी स्टॉक नहीं खरीद पाएंगे, हर बार यहाँ पे डर लगेगा कि मार्केट गिर जाएगा। यहाँ पे भी जैसा कि आप चार्ट देख सकते हैं, अगर पिछली 8-10 कैंडल हटा देंगे तो यहाँ सभी को ऐसा लग रहा था कि जब ये रेड कैंडल 21 तारीख की बनी थी, 21 दिसंबर की, सबको ये लग रहा था कि यहाँ पे गिरावट हो सकती है, ये स्टॉक फिर से कहीं ना कहीं 500 550 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन वहां से स्टॉक पूरी तरीके से रिवर्स होकर नए हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में ठीक वही सिस्टम है कि यदि आप यहाँ पे हिम्मत करके पैसे लगा देते हैं और आपकी वो पैसे हैं जो आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं अगले 3 साल 5 साल के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। आज की स्टॉक प्राइस की भी अगर हम बात करते हैं, लगभग 664 रुपए के आसपास स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। 6-6.5% की तगड़ी तेजी थी। 52 वीक हाई जो है इसका 765 के आसपास का है। तो अभी यहाँ से कहीं ना कहीं 100 रुपए की दूरी अभी भी स्टॉक पे बनी हुई है, कहीं ना कहीं अगर 100 रुपए और यहाँ से भी भागता है स्टॉक
तो आपको ये 52 वीक हाई रेंज जो है वो टच होता हुआ स्टॉक में दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस चीज की हम सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे वो है इसके वैल्यूएशन के बारे में कि वैल्यूएशन किस तरीके की है यहाँ पे। तो पी रेशियो जो देखने को मिल रहा है वो है लगभग 57 के आसपास का। सेक्टर का पी चल रहा है ऑलमोस्ट 36 का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सेक्टर से महंगा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि ग्रोथ के चांसेस जहाँ पे होते हुए दिखाई देते हैं वहां पे मार्केट वैल्यूएशन ज्यादा देता है। और इस कंपनी के लगातार जो है एनपीए में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जो है आपको देखने को मिल रही है। जिस तरीके से एक वक्त इसमें भी एक तगड़े एनपीए आते हुए दिखाई देते, बहुत बड़े साइज में एनपीए बढ़ते हुए दिखे थे, तो मार्केट ने इसकी जबरदस्त पिटाई की थी। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है तो लग रहा है कि एनपीए में सुधार होता हुआ दिख रहा है, एसेट क्वालिटी जो है मजबूत होती हुई दिख रही है। और सभी को पता है कि बैंक डूबेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा वैल्यूएशन जो है फिर धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक पे अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 2 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बड़े दिग्गज बैंक जो है 4, 5, 6 तक के यहाँ पे बुक पे ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइस टू बुक पे आप देखेंगे तो स्टॉक आपको फिर भी सस्ता दिखाई देगा। मार्केट कैप भी जो है कहीं ना कहीं इसकी 2 लाख करोड़ के भी पार निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल की, जिसके ऊपर सबसे बड़ी नजर होती है, प्रॉफिट का आंकड़ा जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। सितंबर क्वार्टर में 1682 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो इस कंपनी ने पोस्ट किया था। वहीं जून क्वार्टर में 1112 करोड़ का प्रॉफिट। तो जिस तरीके से सभी को ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा है तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, मॉरिटोरियम वाला काम अलग से था, तो कंपनियों के पैसे डूब जाएंगे, तो ये सभी चीजों का यहाँ पे खास कोई असर किसी भी बैंक में या एनबीएफसी में देखने को कोई ज्यादा मिला नहीं है। कोई ज्यादा बड़े डिफॉल्ट हुए नहीं। तो ये चीज जो थी मार्केट्स के लिए लगातार पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे। और आगे चल के जिस तरीके से अब लोन ग्रोथ कंपनियों की बढ़ती हुई दिख रही है, डिपॉजिट ग्रोथ में भी अच्छी खासी बढ़त आ रही है, तो ये सारी कंपनियों के लिए वो चीज आपके लिए एक अच्छी पॉजिटिव हो सकती है। यहाँ पे रेशियो की भी अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ईपीएस में यहाँ पे एक तगड़ी गिरावट जो थी साल दर साल देखने को मिली थी। 2016 में इसकी ईपीएस लगभग 34 रुपए के आसपास थी जब स्टॉक अच्छे खासे भाव पे ट्रेड करता था। लेकिन 2017 में यहाँ पे ईपीएस गिर के जस्ट 15 रुपए आती हुई दिखाई दी, यानी कि तगड़ी गिरावट। उसके बाद मार्च 18 में ये जो ईपीएस थी सिर्फ 1 रुपए थी पूरे साल की ईपीएस। तो उस कंडीशन में पिटाई भी इस स्टॉक की बहुत जोरदार हुई थी। मार्च 19 में थोड़ी इंप्रूवमेंट आई 18 रुपए के आसपास, और पिछले साल भी मार्च 20 में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 6 रुपए के आसपास की ही ईपीएस आती हुई दिखाई दी। यानी कि कोई खास ईपीएस में बढ़त जो थी वो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। तो यही कारण था कि स्टॉक प्राइस में ज्यादा आपको कोई खास बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। बाकी आप एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक के टर्म्स में जाके देखेंगे तो ईपीएस में आपको साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर एक अच्छी खासी बढ़त है, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है 18 से 20% की। तो वहां पे शेयर के प्राइस में भी आपको लगातार कंसिस्टेंटली उछाल देखने को मिलता है। लेकिन ये स्टॉक पिछले 2-3 सालों से एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। कहीं पे भी इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे, इसके थोड़े लॉन्ग टर्म चार्ट को भी अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं वीकली चार्ट पे भी जाके, तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने एक रेंज में ही कारोबार किया कहीं ना कहीं। ये इसका वीकली चार्ट, कोई खास बड़ा रिटर्न तो इसने अच्छा दिया है लेकिन एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे 2015 में जो टॉप लगा था लगभग 625 रुपए का, वो कई दिनों तक बनता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद जब ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया पिछले 2019 के आसपास में, तो 820 रुपए के आसपास का टॉप बनता हुआ दिखाई दिया। और फिर जब कोरोना की गिरावट आई तो 4-5 हफ्तों में ही ये स्टॉक पूरी तरीके से क्रैश होकर 300 रुपए के लेवल के भी नीचे आ चुका था। तो कहीं ना कहीं इसने पिछले 4-5 सालों में एक रीजनेबल रिटर्न जरूर दिया है। यहाँ पे अगर आप कहीं बॉटम पे स्टॉक को पिक करते तो आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे कहीं ऊपर के साइज में फंसे होंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई खास रिटर्न फिलहाल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो चीज यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको कोई बड़े दिग्गज बैंकों में अगर आप जाते हैं तो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न, आप कहीं पे भी किसी भी प्राइस में एंट्री लेते हैं तो आपको आज नहीं तो कल, कुछ दिनों में, 1 महीने 2 महीने में एक रिटर्न बनता हुआ दिखाई देता है 2%, 5%, 10% का। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको रिटर्न बन रहा है। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे 300-400 के भाव पे लेते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपको 50 से 55% तक का रिटर्न जो है बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो आदमी यहाँ पे लगभग 600 रुपए के भाव पे एंट्री करेगा उसको ऐसा लगेगा सिर्फ 10% का रिटर्न बना है। और जिसने यहाँ पे 650-700 के भाव पे पहले ही पिछले साल अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उसका अभी तक भाव वापस नहीं आया। हालांकि मार्केट नए हाई को क्रॉस कर चुका है, 12,400 का निफ्टी आज 14,200 का हो चुका है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो निफ्टी की तुलना में इस बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है।
तो ये चीज भी जो है मार्केट हमेशा ध्यान रखता है। और बाकी बैंकों को आप देखेंगे तो निफ्टी की तुलना में वो आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमेशा से ये चीज आपको देखनी है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या कहते हैं। अगर आप थोड़े रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो इस टाइप के बैंकों में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल की क्षमता जो है वो कम है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे एफडी से अच्छा रिटर्न मिले लेकिन आपकी रिस्क प्रोफाइल उतनी ज्यादा नहीं है, तो आप दिग्गज बैंकों में रह सकते हैं या दिग्गज स्टॉक्स में रह सकते हैं, जहां पे रिटर्न भले कम आएंगे लेकिन पैसे डूबने की भी गारंटी वहां पे बिल्कुल नहीं होगी, या पैसे अगर गिरेंगे भी आपके पोर्टफोलियो में गिरावट भी आएगी तो एक रीजनेबल हद तक आएगी जिसको आप वहां पे बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आप देख के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।